वो हम लगातार देख रहे थे, जो उपन्यासों से संबंधित थी, जिसमें कई सारे उपन्यासों की हमने बातचीत की, उपन्यास की पूरी परंपरा, उसके विषय में बात की और कुछ प्रमुख उपन्यासकारों के विषय में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे यशपाल के उपन्यासों के विषय में। यथार्थवादी, सामाजिक दृष्टि से, मार्क्सवादी दृष्टि से जुड़े हुए जो रचनाकार हैं, उनके विषय में भी थोड़ी सी बातें हम करेंगे और उनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे। तो उपन्यासों का ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा। यशपाल के विषय में देखें तो यशपाल ने भी कई सारे उपन्यास लिखे हैं और समाजवादी धारा के, मार्क्सवादी धारा के एक बड़े उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और प्रेमचंद की जो परंपरा थी, उस परंपरा से ये जुड़ते हैं। तो प्रेमचंद की परंपरा के विषय में हमने देखा कि बाद में चल के अंत में पहुंच के प्रेमचंद जी की परंपरा कैसी हो जाती है, वो पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टि की ओर उन्मुख हो जाती है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं ये सारे कथाकार, सारे उपन्यासकार। तो यशपाल जी का जन्मवर्ष सबसे पहले ध्यान रखिएगा। हमने प्रयास किया है कि यहाँ जितने रचनाकारों के विषय में हम बात करें, उनके जन्मवर्ष के विषय में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो 1903 में इनका जन्म हुआ है। 1976 तक ये वर्तमान रहे हैं। इनका पहला उपन्यास कौन सा है, तो ध्यान रखना है, यशपाल जी का पहला उपन्यास है दादा कामरेड, 1941 में प्रकाशित हुआ। तो हमने चर्चाओं के दौरान कई सारी उपन्यासों की इनके जिक्र कर भी लिया है। वो सारी बातें हमने यहाँ पे देख भी ली थी, लेकिन यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ नए ढंग से भी हम देख लेंगे कि ये प्रगतिवादी और मार्क्सवादी उपन्यासकार थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे। इनके सभी उपन्यासों की बात करें तो 1941 में दादा कामरेड, देशद्रोही की बात करें 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच दो भागों में है, हमने दोनों भागों के नाम के विषय में भी पढ़ा था, वतन और देश, देश का भविष्य, 1958 में पहला भाग, 60 में दूसरा भाग, 12 घंटे 1962 में, अप्सरा का शाप 1962 में, क्यों फंसे, एक उपन्यास यशपाल का है, क्यों फंसे 1968 में, मेरी तेरी उसकी बात, ये 1974 में है। तो ये यहाँ पे बताने का इन उपन्यासों का जिक्र करने का ये था कि हमने कोशिश की है कि यशपाल एक बड़े उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, दिव्या उपन्यास की वजह से भी और अन्य समाजवादी किस्म के जो विचार उनके थे, क्रांतिकारी दल से जुड़े होने के कारण तुम एक महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो हमें यहाँ पे इनकी कुछ उपन्यासों की जो विषय वस्तु है उस पर बात करनी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि दादा कामरेड में कौन कौन सी बातें हैं, इसका विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला अगर उपन्यास जिसकी विषय वस्तु के बारे में हम बातचीत करेंगे वो है दादा कामरेड। दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास है। इसमें कथा का नायक हरीश सशस्त्र आतंकवादी क्रांति की विचारधारा से हटकर सामूहिक जन क्रांति यानी मार्क्सवादी जन क्रांति की विचारधारा का समर्थन करता है। दरअसल सरभारा की बात मार्क्सवाद के में की जाती है, तो उसमें जो एक सशस्त्र क्रांति की बात है, जो क्रांतिकारी दल की बात है, उसके बजाय सामूहिक क्रांति की बातें होती हैं। यानी एक वर्ग होगा, वो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो खड़ा होगा, वो क्रांति के रूप में इकट्ठा होता है। तो ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है वो हरीश जो पात्र है। यशपाल जी के ही अनुसार इस उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद, समाजवाद के बीच संघर्ष की परिस्थितियों और उनकी अवधारणाओं में सामंजस्य खोजने का प्रयास किया गया। तो हमने कोशिश की है कि एक दो पंक्तियों में हम इन उपन्यासों के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखें अपने पास, जो कि नगेंद्र जी की पुस्तक में, कहीं कहीं बच्चन जी की पुस्तक में ये बातें आई हुई है। तो ये रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा उन पुस्तकों का। तो यशपाल ने क्या किया कि
पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद, इन सभी के बीच सामंजस्य खोजने का प्रयास किया। एक इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक भी है, अगर आप लोग जानते होंगे, गांधीवाद की शव परीक्षा, यानी गांधीवाद का पोस्टमार्टम। तो गांधीवाद की शव परीक्षा बड़ी अच्छी पुस्तक है, अगर आप लोगों को मिले तो पढ़िए। पतली सी किताब है, इन्होंने, यशपाल जी ने लिखी है। तो कभी भी आपके सामने ये नाम टकरा जाए, गांधीवाद की शव परीक्षा के लेखक कौन है, तो यशपाल जी हैं, ध्यान रखेंगे। एक उपन्यास है देशद्रोही। यह उपन्यास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसकी कथा को केंद्र में रखकर डॉक्टर भगवान दास खन्ना, यानी इसकी कथा में केंद्र में कौन है, भगवान दास खन्ना, और उनकी पारिवारिक समस्याएं रहती हैं जो आगे चलकर मजदूर आंदोलन के समर्थन से जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग इन लोगों ने अपने उपन्यासों में किया कि किस तरह हम सामूहिक क्रांति की ओर सभी वर्गों को लेके चलें, कथा के माध्यम से बहुत सारे लोगों के हृदय बदल के, या उनकी ऐसे सिचुएशन में डाल करके कि वो सामूहिक क्रांति, सर्वहारा की क्रांति की ओर आगे बढ़े। आगे देखते हैं, एक उपन्यास है दिव्या। दिव्या के विषय में आप सभी बहुत पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं इसके विषय में आपके पास कोई प्रश्न भी आ चुका होगा। 1945 में प्रकाशित है और यशपाल जी का ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण के आधार पर नारी जीवन की सार्थकता का विश्लेषण दिखाई पड़ता है। तो प्रगतिशील दृष्टिकोण इसलिए है कि प्रगतिवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और इतिहास में भी ऐसे तथ्य वो तलाशते हैं जहां पर प्रगतिशीलता दिखाई पड़े। बात करते हैं पार्टी कामरेड की। तो कामरेड, जैसा कि जो मार्क्सवादी होते हैं वो एक दूसरे को साथी के बजाय कामरेड कहना पसंद करते हैं, तो कामरेड जैसा शब्द यूज होता है। पार्टी कामरेड यशपाल जी का लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के वैचारिक संघर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया गया है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि इस उपन्यास में राजनीति और रोमांस दोनों है। तो रामचंद्र तिवारी जी की गद्य साहित्य का इतिहास, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और काफ़ी मोटी सी पुस्तक है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा कि पार्टी कामरेड में राजनीति और रोमांस दोनों शामिल है। झूठा सच की बात हमने कई बार की। कई बार करने का नतीजा ये होता है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। वतन और देश, पहला भाग। दूसरा भाग, देश का भविष्य। 1942 से 1952, इसमें 52 है अभी, हो सकता है टाइपिंग त्रुटि हो, 57 तक की बात हुई थी ऊपर, कि 1942 से 1957 तक की राजनीतिक और सामाजिक जीवन का चित्रण दिखाई पड़ता है। इसको सुधार लेंगे। मेरी तेरी उसकी बात, इस उपन्यास में 1919 से 1945 तक की सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को आधार बनाया गया है। तो उन्होंने जितनी भी घटनाएं राजनीति में घटित हो रही थी, चूंकि ये प्रगतिशील दृष्टिकोण से थे, मार्क्सवादी थे, तो राजनीति और अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सारी घटनाक्रम पे ध्यान रखते हैं ऐसे लोग। तो वो 1919 से जो भारत में आंदोलन घटित हो रहे थे और 45 तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को आधार बना के उपन्यास लिखते हैं, मेरी तेरी उसकी बात। नारी मुक्ति के लिए उन्होंने उषा नामक महिला को सशक्त पात्र के रूप में चित्रित किया है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि यशपाल के उपन्यासों में कौन कौन सी बातें हैं। आप सभी इन उपन्यासों के नाम तो जानते हैं, लेकिन ऐसा कलेक्शन जल्दी न मिले, इस तो यहाँ पे ये आपके लिए मदद काफ़ी करेगा। तो हमने कोशिश की है कि आपको एक जगह वो चीज़ें उपलब्ध हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं राहुल सांकृत्यायन पर। राहुल सांकृत्यायन की कौन कौन से उपन्यास हैं, किसमें क्या है, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई बार ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कोशिश की है कि ऐसे पॉइंट को कलेक्ट करें
जो परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है? अगर आता है तो, अगर राहुल संकृत्यायन का नाम है तो राहुल संकृत्यायन ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, लिखा है उन्होंने। और निम्न में से कौन पुरातत्ववेता नहीं रहा है? तो भारतेंदु ने भी पुरातत्व पे लिखा है, राहुल संकृत्यायन ने भी पुरातत्ववेता के रूप में काम किया है। और पुरातत्ववेता के साथ साथ इनका बड़ा योगदान आदिकालीन साहित्य की रचनाओं को ढूंढने में रहा है। जब आप हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक पढ़ेंगे, या आदिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल करके एक पुस्तक उनकी है, छोटी सी पतली सी, आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आदिकाल के विषय में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उन्होंने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो तिब्बत और नेपाल तक गए और वहां देखा कि बौद्धों के मठों में बहुत सारी आदिकालीन साहित्य की सामग्रियां उपलब्ध थी, पांडुलिपियां उपलब्ध थी। तो उन्होंने वहां के राजाओं से बात किया, बात करने के बाद उसकी नकल करवाई, कॉपी करवाई, कॉपी करवा करके घोड़ों पे लाद करके वहां से वो सामग्री लेके आते हैं। जिससे आदिकाल, शुक्ल जी की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि उस समय जब तक शुक्ल जी लिख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तब आदिकाल की प्रामाणिक सामग्रियां बहुत कम उपलब्ध थी। लेकिन बाद में राहुल सांकृत्यायन जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, काफी अध्ययन किया उन्होंने अपभ्रंश के साहित्य का। तो ऐसे सभी विद्वानों ने जब शोध किया तो देखा आदिकाल में बहुत सारी सामग्रियां हैं, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इन सभी से आदिकाल का एक व्यापक रूप खड़ा हो रहा था। उसमें राहुल संकृत्यायन जी का बड़ा योग है। तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक में है, आप पढ़ेंगे तो वो बातें दिखेंगी। वे बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवादी दर्शन दोनों से प्रभावित थे। राहुल संकृत्यायन जी के 6 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे 6 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। सिंह सेनापति 1944, जय योधे 1944, मधुर स्वप्न 1949, विस्मृत यात्री 1954, कनैला की कथा, ध्यान रखिएगा ये उपन्यास जो है राहुल संकृत्यायन का, इसका उल्लेख आपको जल्दी किसी ऑब्जेक्टिव बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कनैला की कथा, आप सरस्वती पांडे पुस्तक पढ़ते होंगे वस्तुनिष्ठ के लिए, वहां पे भी या अलग अलग जगह पर मैंने देखा नहीं है। ये रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में राहुल संकृत्यायन जी के इस उपन्यास का नाम आया है कनैला की कथा 1957 में, और एक अन्य नाम आया है दीबोदास। ये आपको सरस्वती पांडे में संभवतः न मिले, जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक के रूप में है, वन लाइनर के रूप में। तो दीवोदास और कनैला की कथा राहुल संकृत्यायन का उपन्यास है, इसे ध्यान रखेंगे। दीवोदास 1960 में है। अब हम देखते हैं कि इनके इन 6 ऐतिहासिक उपन्यासों में कौन कौन सी बातें हैं। ऐतिहासिक है तो विषय वस्तु क्या है? तो जैसे सबसे पहले सिंह सेनापति जो 1944 में प्रकाशित हुआ, इसके विषय में बात करते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने राजतंत्र और गणतंत्र की तुलना करते हुए गणतंत्र की महत्ता स्थापित की है। उन्होंने लिखा है कि राजतंत्र नर नारियों का बंदी गृह है, जहां राजा के सामने किसी मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। ये राजतंत्र की विशेषता है, जहां सारे मनुष्य, औरतें, पुरुष सब बंदी गृह के रूप में है, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उन्होंने इस ऐतिहासिक उपन्यास में गणतंत्र की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया है अपने कथा के माध्यम से। आगे देखते हैं, एक उपन्यास है जय योधे। जय योधे, अब इसमें क्या है? तो जय योधे जो राहुल संकृत्यायन जी का उपन्यास है, इसमें संकृत्यायन जी ने योधेय गणराज्य, जो कि 4वीं शताब्दी में था, 400 ईस्वी के आसपास, या 301 से लेके 400 तक जो यात्रा है उसके बीच में, योधेय गणराज्य की कहानी का वर्णन है। इसका नायक बौद्ध भिक्षुक बन करके बौद्ध धर्म का आचरण करता है और ब्राह्मणों के आत्मवाद का खंडन करता है। तो देखिए, बौद्ध भिक्षुकों को कथा का केंद्र बनाया, इसलिए कि बौद्धों की बहुत सारी पांडुलिपियां, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ग्रंथ उनको तिब्बत और नेपाल से मिले।
उससे प्रभावित थे राहुल सांकृत्यायन जी। उन्हें लगा कि भारत का इतिहास, हमारा आदिकाल का जो इतिहास है वो काफी समृद्ध है, तो उन्होंने ऐसे कुछ कुछ उपन्यासों की रचना की, कथा की रचना की, जिससे लोग अपने उन जो साहित्यिक स्मृतियां हैं उन सब से जुड़े रहे। अगला उपन्यास है मधुर स्वप्न। इसमें मध्य एशिया के 6ठी शताब्दी के जीवन का चित्रण मिलता है। मधुर स्वप्न। विस्मृत यात्री। राहुल जी ने 518 ईस्वी में भारत में जन्मे एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र नरेंद्र यश की कहानी कही है। नरेंद्र यश जन कल्याण और मानवता से प्रेरित पात्र है, जिसके विचार बुद्ध की करुणा और कार्ल मार्क्स की समता के विचार से प्रेरित है। तो देखिए कितनी विचारधाराओं, कितनी कहानियों को मिला करके एक उपन्यासकार किसी कथा की रचना करता है। कनैला की कथा की बात करें, यह उपन्यास 13 ईसा पूर्व से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के कनैला नामक स्थान की कथा कही गई है। इसमें 13 ईसा पूर्व मतलब ईसवी से पहले, 13 वर्ष पहले। तो ये ध्यान रखने की बात है। दीवोदास की बात करें तो दीवोदास इनका एक उपन्यास है जो 12वीं 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों और अनार्यों के मध्य होने वाले संघर्ष को इस उपन्यास का आधार बनाया। तो ये आर्य अनार्य बौद्ध भिक्षुक कनैला में जैसे 13 ईसा पूर्व की कथा, तो इन सब से ये पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जो इनके उपन्यास हैं वो ऐतिहासिकता को लिए हुए हैं। इसलिए 6 ऐतिहासिक उपन्यास इनके आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हिंदी उपन्यास, महिला उपन्यासकार। तो कुछ लोगों के नाम यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं। जैसे मृदुला गर्ग की बात करें, मृदुला गर्ग रामचंद्र तिवारी के अनुसार, रामचंद्र तिवारी जी ने मृदुला गर्ग के उपन्यासों पे जो लिखा है वो हमने यहाँ पे आपके लिए रखा कि मृदुला गर्ग ने अपनी पहचान अभिजात्य वर्गीय नारी के स्वातंत्र, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन की एक रास्ता, ऊब, ताजगी की तलाश में पर पुरुष की ओर झुकाव तथा प्रेम की अनुभूति के सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से मानव जीवन की सार्थकता की तलाश के द्वारा बनाई। यानी उन्होंने अपनी पहचान इन इन विषयों पर अपनी लेखनी चलाने के माध्यम से बनाई। तो मृदुला गर्ग इस तरह से आधुनिक सोच, स्त्री विमर्श को केंद्र में रख के लिखने वाली उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास का नाम है उसके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976 में, चित्त कोबरा 1979 में, अनित्य 1980 में, मैं और मैं 1984 में, कठगुलाब 1996 में, मिलजुल मन सन 2009 में। ठीक है, तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनके नाम ध्यान रखना है कि मृदुला गर्ग जी के ये उपन्यास है। अब बात करते हैं ममता कालिया जी की। ममता कालिया रविंद्र कालिया जी की पत्नी। ममता कालिया अपने उपन्यासों में पारिवारिक जीवन परिधि से बाहर व्यापक सामाजिक संदर्भ को भी महत्व देती हैं। यानी स्त्री विमर्श की कथाकार या उपन्यासकार होकर ये केवल स्त्री के जीवन की, उसकी पीड़ा की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि पारिवारिक जीवन परिधि से बाहर सामाजिक संदर्भों की ओर भी उनकी दृष्टि है। तो एक व्यापक दृष्टि से वो उपन्यास वगैरह लिख रही हैं। इनके उपन्यास हैं बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980 में लिखा, साथी नाम का उपन्यास लिखा 1987 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ नाम का उपन्यास लिखा सन 2000 में और अंधेरे का ताला सन 2009 में, दुखम सुखम 2009 में। इनके इतने उपन्यासों को ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ममता कालिया की ही एक अभी नई संस्मरणात्मक पुस्तक आई थी पिछले वर्षों में, जीते जी इलाहाबाद, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। उनकी पुस्तक चूंकि नई पुस्तक है तो चर्चा में है, उसके विषय में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रभा खेतान के उपन्यासों के विषय में।
इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की त्रासदी को एक संवेदनशील दृष्टि से देखा है। इन्होंने सिमोन द बोवार की पुस्तक दी सेकेंड सेक्स का हिंदी अनुवाद करके ख्याति अर्जित की। तो सिमोन द बोवा जो स्त्री विमर्श की प्रख्यात चिंतक हैं, उनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके प्रभा खेतान चर्चा में आई। ग्लोबलाइजेशन पे लिखा, वैश्वीकरण की नीतियों पर लिखा, बाजारवाद पर कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी, जिसे हमारे हिंदी पट्टी में बाजारवाद को, ब्रांडिंग की राजनीति को समझने में बहुत आसानी मिलती है। इनके उपन्यास आओ पेपे घर चले 1990 में, जब घर चलेंगे तो ताला बंद करेंगे, तो आओ पेपे घर चले 1990 में, तालाबंदी 1991 में। ताला बंद करके बाहर निकलेगा कोई भी, तो छिन्न मस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। तो इतने प्रभा खेतान के उपन्यास हैं। ग्लोबलाइजेशन पे, बाजारवाद पे, ब्रांडिंग की राजनीति पे बहुत कुछ लिखा इन्होंने। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे स्त्री विमर्श को लेकर के, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुए, जो कि अपने आप में काफ़ी गहरी स्टडी है। यानी वेस्टर्न जितने भी लिटरेचर हैं उनका स्टडी करके इन्होंने स्त्री विमर्श को आगे बढ़ाया, चिंतन को नई दिशा दी, और इस तरह से उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। बात करते हैं नासिरा शर्मा के उपन्यासों के विषय में। प्रगतिशील मानवधर्मी लेखिका के रूप में पहचान है इनकी। इनके उपन्यास हैं, देखिए, सात नदियां एक समुंदर 1984 में। एक उपन्यास है शालमली 1987 में। ठीकरे की मंगनी 1989 में। जिंदा मुहावरे 1993 में। अक्षयवट 2005 में। जीरो रोड 2008 में। पारिजात 2010 में। और अजनबी जजीरा 2012 में। तो इतने उपन्यास नासिरा शर्मा जी के हैं। तो हमने ममता कालिया, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, इसके अलावा भी बहुत सारी महिला उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत चर्चा में रहे। वो सब कुछ है, तो हम लोग उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी देखते रहेंगे। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि आपको एक रिवीजन और एक क्रम के अनुसार उपन्यासों के विषय में बता दें। अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कहानी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करने की। पहली कहानी कौन सी है, किसने कौन सी माना है, एक तो ये बात करेंगे। दूसरे कुछ कहानी आंदोलनों की भी बात होगी, किस पत्रिका के माध्यम से, किसने शुरुआत की, ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यूपी हायर की परीक्षा का विज्ञापन आए, चाहे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन, यूजीसी नेट, इन सब के लिए ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसे देखें, पहला चरण कहानी का प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915 तक माना जाता है। दूसरा चरण प्रेमचंद युग 1915 से 1936 तक, यहाँ तक प्रेमचंद खूब सक्रिय रहते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो प्रेमचंद के बाद 1936 से 1955 तक, 56 से नई कहानी की शुरुआत हो जाती है 1960 तक। और पांचवा चरण है समकालीन कहानी, जो 1960 से जारी है, और इसमें अलग अलग कहानी आंदोलन चले, समांतर कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन। तो ये सब छोटी छोटी धाराएं समकालीन कहानी के अंतर्गत ही आ जाएंगी। पहली कहानी कौन सी है, बात करें पहली कहानी कौन सी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती कहानी, जो सन 1900 में प्रकाशित हुई, और इसके कहानीकार रहे किशोरी लाल गोस्वामी। इस कहानी को शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी। बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय नाम के एक कहानी को, जो 1887 में है, यह भी किशोरी लाल गोस्वामी का है। कहा कि ये शुक्ल जी किशोरी लाल गोस्वामी का नाम ले रहे हैं, तो चलो मैं भी किशोरी लाल गोस्वामी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन 3 साल पहले एक कहानी प्रणयिनी परिणय लिखी गई है, जो कि हिंदी की पहली कहानी। राजेंद्र यादव जी, जिनका नाम एक कथाकार के रूप में है, छोटे छोटे ताजमहल, जहाँ लक्ष्मी कैद है, इनकी कई सारी कहानियां हैं।
और सबसे बड़ा नाम 1986 से हंस पत्रिका के पुनर्प्रकाशन के रूप में इनका जाना, पुनर्प्रकाशन करने का श्रेय है हंस पत्रिका को राजेंद्र यादव। उसने कहा था को इन्होंने पहली कहानी माना, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, 1915 में लिखी। उस कहानी को कहते हैं राजेंद्र यादव कि ये हिंदी की पहली कहानी है। और लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय, ये 1903 में प्रकाशित कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। इस कहानी को लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कहा कि ये हिंदी की पहली कहानी है। ऐसे इन तथ्यों को आपको ध्यान रख लेना है, किसने किस कहानी को पहली कहानी माना है। चलिए अब इसको देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा हम देखेंगे। एक प्रश्न अगर देखें कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है, तो कई सारे ऑप्शन होंगे। तो राजा भोज का सपना, यहाँ पे उत्तर भी चूंकि आपके सामने है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार इनके नाम से प्रसिद्ध है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। ये भारतेंदु जी के साहित्यिक गुरु भी माने जाते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन भारतेंदु का साहित्यिक गुरु है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। राजा भोज का सपना जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? सन 1856 में, सन 1856 में प्रकाशित है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म काल 1823 से 1895 तक है। ठीक है, 1823। और इसी के 3 वर्ष बाद राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म होता है, जो कि इनके एक भाषा के संदर्भ में विचार रखने वाले प्रतिद्वंदी के रूप में है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी चाहते थे कि उर्दू परक हिंदी का इस्तेमाल हो, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह कहते थे कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग हो। तो दोनों के भाषा के संदर्भ में अपने अलग अलग विचार थे। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थक कौन था, शिव प्रसाद सितारे हिंद या लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह। उर्दू परक हिंदी के समर्थक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी अन्य रचनाएं आलसियों का कोड़ा या आलसियों को कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक, इनकी अन्य रचनाओं के रूप में है। सितारे हिंद जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे। ये तथ्य इसलिए हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, ये कई बार पूछा जा चुका है। साहित्यिक गुरु कौन थे? सितारे हिंद जी थे, ध्यान रखेंगे। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सितारे हिंद जी हिंदी में अरबी फारसी के स्वच्छंद प्रयोग के पक्षपाती थे। उर्दू परक हिंदी या अरबी फारसी के स्वच्छंद प्रयोग, कहते थे कि हिंदी का विकास अगर करना है तो अरबी फारसी उर्दू के स्वच्छंद प्रयोग के लिए छूट दे दी जानी चाहिए। और सितारे हिंद के ही समकालीन राजा लक्ष्मण सिंह हैं, जो 1826 से 1896 तक सक्रिय थे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के समर्थक थे। यही बात अभी हमने आपको ऊपर बताई। तो ये जितने पॉइंट हैं, चाहे ये पॉइंट हुआ और चाहे ये, बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा ये वाला, सितारे हिंद जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें, नोट कर लें कहीं। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से थोड़ी और बातचीत करेंगे। रक्षाबंधन कहानी ज्यादातर लोग जानते होंगे, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखी हुई है। अब इसके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं कि विशंबरनाथ शर्मा, इनका उपनाम कौशिक था, ध्यान रखना है। उपनाम कौशिक किसका था? विशंबरनाथ शर्मा का। इनकी पहली कहानी रक्षाबंधन सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो किसी भी तरीके से पूछे कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, क्या ये पहली कहानी थी कि नहीं, तीनों बातें ध्यान रखेंगे। इनकी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई, ताई। ये ताई कहानी यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये कहानी बची हुई है, एक दो कहानियां और बची हुई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ताई कहानी भी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की है।
अच्छा, रक्षाबंधन की बात आई है, रक्षाबंधन कहानी की, तो हम उसी से जुड़ा हुआ एक अन्य नाम भी देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, कौन सी? राखी बंध भाई। राखी बंध भाई 1909 में प्रकाशित है ये कहानी। तो रक्षाबंधन विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, राखी बंध भाई वृंदावन लाल वर्मा। तो ये फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए परीक्षाओं में काम आएंगे। हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी सेट तैयार कर रखा है आपके लिए। वो सब धीरे धीरे हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि एक प्रश्न के बहाने हम कितने पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना। ये भी यूपी हायर के पाठ्यक्रम में है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, हमने ग्रुप में प्रोवाइड भी करवाया था बहुत लोगों को इस कहानी की सारांश के रूप में। तो 1913 में ये प्रकाशित है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है। तो विकल्प में ये नाम आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इन लोगों के विषय में भी जानकारियां आप लोगों के लिए रख दी है। राजेंद्र बाला घोष, इनका नाम क्या था? बंग महिला। कई बार पूछा जा चुका है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था। तो राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, और दुलाई वाली 1907 में। तो दुलाई वाली ही सबसे ज्यादा फेमस है, इसी की चर्चा आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं प्रेमचंद की कहानियों की संख्या पर। तो प्रेमचंद की कहानियों की लगभग कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ध्यान रखना है आपको, कुल कहानियों की संख्या प्रेमचंद की 300 मानी जाती है। इनकी कहानी का जो संग्रह है मानसरोवर नाम से, वो 8 खंडों में है और 8 खंडों में सारी कहानियों का पूरा संग्रह मिल जाएगा। तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम लगे हाथ, एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्रेमचंद जी का जन्म वर्ष क्या है? 1880 से 1936 तक इनका पूरा जीवन काल रहा है। इनका मूल नाम धनपत राय और नवाब राय था। दया नारायण निगम इन्हें प्रेमचंद पहली बार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेमचंद नाम किसने दिया उन्हें, तो दया नारायण, मुंशी दया नारायण निगम। ध्यान रखना है। प्रेमचंद की उर्दू में लिखी पहली कहानी कौन सी है? इश्क दुनिया हुब्बे वतन 1908 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का प्रथम संग्रह किस नाम से है? सोजे वतन। ध्यान रखना है, सोजे वतन उर्दू कहानियों का पहला संग्रह है, 1908 में प्रकाशित हुआ है और इसमें कुल 5 कहानियां हैं जो देशभक्ति का प्रतीक है। ठीक है, 5 कहानियां कुल हैं इसमें, सोजे वतन में 1908 में प्रकाशित है। प्रेमचंद की इस पहली कहानी की किताब सोजे वतन को ही ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था। शिवरानी देवी जी की पुस्तक जो है प्रेमचंद घर में, उसमें इस पूरे दौर के विषय में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। क्या क्या घटनाक्रम हो रहे थे, कैसे कैसे प्रतिबंधित की जा रही थी और जगह जगह पे प्रतियां जलाई जा रही थी, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की पहली कहानी सौत मानी जाती है। सौत नाम से कहानी 1915 में, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा की पहली कहानी प्रेमचंद जी की। और अंतिम कहानी कफन 1936 में है। तो हम लगातार प्रेमचंद के से संबंधित जितने भी यहाँ पॉइंट्स देख रहे हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमने इनका कलेक्शन किया हुआ है कि प्रेमचंद से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट आपको एक जगह मिल जाए। पंच परमेश्वर कहानी के विषय में बात की जाती है कि इसकी प्रकृति कैसी है, किस तरह की कहानी है। तो ध्यान रखेंगे, घटना प्रधान है। पंच परमेश्वर, एक घटना घटित होती है, घटना आगे बढ़ती है, उसी पे केंद्रित। इसमें प्रेमचंद जी ने न्यायप्रियता के उच्च आदर्श को स्थापित किया है। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियां अगर हम बात करें तो नमक का दरोगा, मंत्र, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ईदगाह,
पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, नशा, हार की जीत आज सैकड़ों कहानियां हैं जो बहुत चर्चित हैं। हमने तो यहाँ 8-10 के ही नाम लिए हैं, लेकिन इनकी सैकड़ों कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, कुछ न कुछ सुन रखा होता है। पूस की रात कहानी का पात्र हल्कू, यानी इस कहानी का जो पात्र रहता है पूस की रात में, उसका नाम हल्कू और कुत्ते का नाम झबरा रहता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कफन कहानी जो उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, इस कहानी का पात्र कौन है? घीसू और माधव, जो बहू की लाश के लिए कफन खरीदने के पैसे से शराब और पूड़ियाँ खा लेते हैं। तो क्या करते हैं उस पैसे का? कई बार पूछा जा चुका है, तो शराब और पूड़ियाँ खा लेते हैं घीसू और माधव। तो साथियों, ये हम देख रहे थे हिंदी उपन्यासों के विषय में, प्रमुख उपन्यासकारों के जो उपन्यास हैं उनके विषय वस्तु क्या थी उसके विषय में हमने देखा। और उसके बाद अब हम हिंदी कहानियों पर आ चुके हैं। तो हिंदी कहानियों में जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चित तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है, उन्हें ध्यान में रख के हमने कोशिश की है कि सारे बिंदु आपको एक साथ मिलते जाएं और आपका अध्ययन आसान हो जाए। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बेहतर होगी, कुछ न कुछ काम जरूर आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ठीक है दामेश्वर जी, मानसी जी, क्लास कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, सारे लोग जिनके पास समय नहीं है, किसी काम में व्यस्त हैं, तो वो लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं।